और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिमागी नक्सल आज के भारत में अर्बन नक्सल का नया वर्जन है? हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। देश की आजादी का 80वां जश्न और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया, लेकिन इसी भाषण में एक ऐसा शब्द आया जिसने राजनीतिक बहस को अचानक एक दूसरी दिशा में ढकेल दिया है। दिमागी नक्सल। प्रधानमंत्री ने कहा, जंगलों में हथियार उठाने वाले नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में सफलता मिली है, लेकिन नक्सली मानसिकता वाले लोग अभी भी मौजूद हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को पहचानने और अलग थलग करने की बात कही। अब सवाल यही है, आखिर ये दिमागी नक्सली हैं कौन? क्या प्रधानमंत्री का इशारा सिर्फ उस वैचारिक धारा की तरफ है जिसे सरकार माओवादी या नक्सली विचारधारा मानती है, या फिर आने वाले समय में ये शब्द सरकार की नीतियों का विरोध करने वाले विपक्षी नेताओं, छात्रों, पत्रकारों, लेखकों, कलाकारों और आंदोलन के लिए एक नया राजनीतिक ठप्पा बनने जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिमागी नक्सल आज के भारत में अर्बन नक्सल का नया वर्जन है? यहीं से कहानी गंभीर हो जाती है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों को समझिए। उन्होंने नक्सलवाद और माओवादी हिंसा के लंबे दौर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हथियार उठाने वाले नक्सलियों से निपटने में देश ने सफलता हासिल की है, लेकिन नक्सली मानसिकता का खतरा अभी भी बाकी है। यानी प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद को सिर्फ बंदूक और जंगल तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसकी एक वैचारिक शक्ल की भी बात की। यही इस बयान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि बंदूक वाला नक्सल दिखाई देता है, उसके पास हथियार है, उसके खिलाफ कानून है, उसके खिलाफ पुलिस और सुरक्षा बल कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन दिमागी नक्सल कौन है? उसकी पहचान कैसे होगी? कौन तय करेगा कि किसी व्यक्ति की सोच नक्सली है? क्या सरकार, क्या पुलिस, क्या कोई जांच एजेंसी, या फिर राजनीतिक बहस में किसी असहमत व्यक्ति को ही दिमागी नक्सल कह देना काफी होगा? प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इसकी कोई कानूनी परिभाषा नहीं दी, लेकिन दिमागी नक्सल शब्द कहकर एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। अब जरा छात्र आंदोलन की तरफ आई। कुछ ही हफ्ते पहले दिल्ली का जंतर मंतर देश के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतीकों में से एक बन गया था। मुद्दा था परीक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और छात्रों का भविष्य। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नेतृत्व में छात्रों का आंदोलन लंबा चला। छात्रों की प्रमुख मांगों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी शामिल था। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत हुई और 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सरकार ने आंदोलनकारियों की कुछ दूसरी मांगों पर भी आश्वासन दिया और सीजेपी ने अपना धरना वापस लिया। अब जरा इस घटनाक्रम को याद रखिए। एक छात्र आंदोलन उठा, उसने सरकार पर दबाव बनाया, मंत्री से इस्तीफा हुआ और फिर वही आंदोलन देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश करने लगा। यानी यह सिर्फ परीक्षा का मुद्दा नहीं रहा, ये युवा असंतोष और राजनीतिक सत्ता के बीच टकराव का मुद्दा बन गया। तो क्या दिमागी नक्सल का संबंध इस आंदोलन से है? प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में सीजेपी का नाम नहीं लिया, छात्र आंदोलन का भी नाम नहीं लिया,
राहुल गांधी का भी नाम नहीं लिया, कांग्रेस का भी नाम नहीं लिया, किसी पत्रकार, लेखक, कलाकार या विश्वविद्यालय का भी नाम नहीं लिया। इसलिए यह कहना कि प्रधानमंत्री ने सीजेपी या छात्रों को दिमागी नक्सल कहा है, यह सही नहीं होगा। लेकिन सवाल पूछना बिल्कुल जायज है, क्योंकि राजनीति में शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, शब्द राजनीतिक संकेत भी बन जाते हैं। और जब देश का प्रधानमंत्री लाल किले से किसी नई वैचारिक श्रेणी की बात करता है तो स्वाभाविक सवाल उठता है, इस श्रेणी में कौन आएगा? अर्बन नक्सल से दिमागी नक्सल तक। पिछले वर्षों में अर्बन नक्सल शब्द भारतीय राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है। सरकार के आलोचकों, बुद्धिजीवियों, कार्यकर्ताओं, लेखकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को कई बार इस शब्द के जरिए निशाना बनाए जाने के आरोप लगते रहे हैं। अब प्रधानमंत्री ने एक नया शब्द सामने रखा है, दिमागी नक्सल। नाम बदला है लेकिन सवाल वही है, क्या असहमति और नक्सली विचारधारा के बीच कोई स्पष्ट सीमा खींची जाएगी? क्योंकि लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना नक्सलवाद नहीं है, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना नक्सलवाद नहीं है, पेपर लीक पर सवाल उठाना नक्सलवाद नहीं है, किसी मंत्री के इस्तीफे की मांग करना नक्सलवाद नहीं है, और प्रधानमंत्री से सवाल पूछना भी नक्सलवाद नहीं है। अगर इन सबको एक ही वैचारिक टोकरी में डाल दिया जाए तो लोकतंत्र और सुरक्षा के नाम पर असहमति के बीच की रेखा खतरनाक रूप से धुंधली हो सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री की बात को दूसरी तरफ से भी समझिए। यह भी जरूरी है कि केवल राजनीतिक आरोप लगाकर इस पूरे बयान को खारिज ना कर दिया जाए। भारत ने वास्तविक नक्सली हिंसा का एक लंबा और बेहद हिंसक दौर देखा है। प्रधानमंत्री ने पिछले साल भी कहा था कि नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या में बड़ी कमी आई है और सरकार ने इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया था। इसलिए सरकार के पास ये कहने का अपना तर्क है कि सिर्फ बंदूकधारी संगठन को कमजोर करना पर्याप्त नहीं है, उसके पीछे की विचारधारा से भी मुकाबला करना जरूरी है। लेकिन लोकतांत्रिक सवाल यह है, उस विचारधारा की परिभाषा क्या है? यही स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि संविधान के भीतर रहकर सरकार की आलोचना करने वाला व्यक्ति और हथियार उठाकर राज के खिलाफ हिंसा करने वाला व्यक्ति एक नहीं हो सकता। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, पीएम मोदी के इस साल के भाषण में क्या गायब था? 2025 के स्वतंत्रता दिवस भाषण में प्रधानमंत्री ने डेमोग्राफी और घुसपैठियों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था और हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की घोषणा भी की थी। सरकारी रिकॉर्ड में भी इसका स्पष्ट उल्लेख है। इस बार भाषण का जोर अलग दिखाई दिया। इस बार मुस्लिम समुदाय को लेकर पिछले साल जैसा सीधा सांकेतिक राजनीतिक फ्रेम प्रमुख नहीं रहा। घुसपैठिया और डेमोग्राफी वाला नैरेटिव इस भाषण का केंद्रीय राजनीतिक संदेश भी नहीं बना और पाकिस्तान का भी वैसा राजनीतिक जोर नहीं दिखा जैसा स्वतंत्रता दिवस के कुछ पिछले भाषणों में देखने को मिला था। इस बार फोकस बदला हुआ दिखाई दिया। युवा, विकास, आत्मनिर्भरता, तकनीक, भविष्य और नक्सली मानसिकता, यानी बाहरी दुश्मन से ज्यादा जोर एक संभावित आंतरिक वैचारिक चुनौती पर था और यहीं से दिमागी नक्सल शब्द राजनीतिक रूप से और महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या सरकार आंदोलनों से परेशान है? ये कहना भी बिना प्रमाण के जल्दबाजी होगी, लेकिन घटनाक्रम जरूर सवाल खड़े करता है। एक तरफ छात्र आंदोलन सरकार को बातचीत की मेज पर लाता है, दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होता है, फिर आंदोलन का विस्तार दूसरे इलाकों तक दिखाई देता है। झारखंड में भी युवाओं के परीक्षा और भर्ती से जुड़े विरोध प्रदर्शन हुए और पुलिस के साथ टकराव की खबरें सामने आई। यानी बेरोजगारी, पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाएं और युवाओं का भविष्य, ये मुद्दे अब राजनीतिक रूप से विस्फोटक हो चुके हैं।
और यही वजह है कि आने वाले दिनों में दिमागी नक्सल शब्द की असली राजनीतिक परीक्षा होगी। असली सवाल अब शुरू होता है। अगर कोई छात्र कहता है मेरा पेपर लीक क्यों हुआ, क्या वो दिमागी नक्सल है? अगर कोई युवा पूछता है नौकरी क्यों नहीं मिल रही, क्या वो दिमागी नक्सल है? अगर कोई पत्रकार पूछता है सरकार की नीति गलत क्यों है, क्या वो दिमागी नक्सल है? अगर कोई विपक्षी नेता प्रधानमंत्री से सवाल करता है जवाब दीजिए, क्या वो दिमागी नक्सल है? अगर कोई कलाकार सत्ता की आलोचना करता है, अगर कोई लेखक सरकार की नीति पर सवाल उठाता है, अगर कोई विश्वविद्यालय का छात्र धरने पर बैठता है, क्या ये सब नक्सली मानसिकता है? अगर जवाब नहीं है तो फिर सरकार को यह बताना होगा कि दिमागी नक्सल की सीमा आखिर कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है। और अब आखिरी सवाल, दिमागी नक्सल शब्द की अगली मंजिल क्या है? आज ये शब्द लाल किले से निकला, कल ये टीवी स्टूडियो में होगा, परसों संसद में होगा, फिर सोशल मीडिया पर होगा और संभव है कि आने वाले किसी आंदोलन में कोई पक्ष अपने विरोधी पर यही आरोप लगाने लगे। इसलिए असली बहस ये नहीं है कि प्रधानमंत्री ने किसका नाम लिया, असली बहस यह है कि इस शब्द का इस्तेमाल किसके खिलाफ किया जाएगा। अगर इसमें संवैधानिक तरीके से विरोध करने वाले भी शामिल हैं तो फिर सवाल और बड़ा हो जाता है, क्योंकि आज सवाल सीजेपी का नहीं है, आज सवाल राहुल गांधी का नहीं, आज सवाल किसी पत्रकार या किसी लेखक का भी नहीं है। आज सवाल है क्या भारत में सरकार की आलोचना करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा बिना किसी वैचारिक ठप्पे के? और यही वो सवाल है जिसे 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से निकले एक शब्द ने और ज्यादा जरूरी बना दिया है। दिमागी नक्सल आखिर कौन? यही आज की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी है। आप दिमागी नक्सल के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।